ऑप्टिक्स। क्या चीज? ऑप्टिक्स। पर ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले अपन बेसिक चर्चा चालू करते हैं। अगर यही ऑप्टिक्स हम आखिरी में पढ़ते तो हम बेसिक चर्चा नहीं करते, पर क्योंकि हमारा ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है तो अपन बेसिक आज के लेक्चर में बेसिक चर्चा करेंगे। हो सकता है ऑप्टिक्स की तो बहुत बेसिक बात हो भी नहीं आज, तो अपन बहुत बेसिक चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक चर्चा। मैं आपसे धीरे धीरे अपन वहां तक पहुंच जाएंगे जिस चैप्टर पर अपने को पढ़ना है। तो बेसिक चर्चा क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। खेल है पूरी, चाहे लाइट हो चाहे कुछ भी हो, खेल है एनर्जी का। किसका? आवाज नहीं रही। किसका? सोना नहीं है। पहली बात, हर क्लास में आपको कंटिन्यूसली बोलते रहना है। अगर आप 1.5 घंटे बढ़िया एयर कूल्ड कमरे में बिना चुपचाप बैठे रहोगे तो आपको 40 मिनट बाद नींद आने लग जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कहती है। गॉट माय पॉइंट? इसलिए आपका रिस्पॉन्स होना यस नो कंटिन्यूसली। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि मैं अगर 2+2 भी लिखूंगा तो 4 आपसे बुलवाऊंगा। आपको क्लास में लेक्चर याद हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्लास में याद हो जाएगा आपको सब। मेरा लेक्चर आपको घर जाके 5 मिनट से ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आप क्लास में सो रहे हो। ये मैं आपको पहले बता दूं। मेरे लेक्चर को रिवाइज करने की मुश्किल से 5 से 10 मिनट ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ी। कई भाई साहब को अभी से उबासी आने लग गई। अगर आपके पास वाला कोई उबासी ले तो उसके पेन चुबा देना है। क्या चुबा देना है? पेन चुबा देना। गॉट। चलो तो बेसिक चर्चा। क्या चीज? बेसिक चर्चा करते हैं साहब। अच्छा बेसिक चर्चा क्या क्या हुई, कैसे हुई, अपन चर्चा करते हैं। खेल है एनर्जी का। किसका? अच्छा भाई, एनर्जी 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 एनर्जी। हम पूरी जगह एनर्जी से घिरे हुए, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे हमारा मोबाइल बज रहा हो, चाहे हम सुनाई दे रहा हो। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दे। वैक्यूम समझते हैं सब लोग? अगर मैं इस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो दिखाई देगा सुनाई देगा? दिखाई देगा सुनाई देगा? जानते हो आप लोग? दिखाई देगा सुनाई देगा? सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्या साउंड एक एनर्जी है? क्या लाइट एक एनर्जी? तो लाइट तो दिखाई दी पर सुनाई। इसका मतलब इनमें पहली बात यार, ये लाइट साउंड ये सब एक एनर्जी का खेल है। किसका खेल है? ऐसे समझो, जब मैं बोलता हूं तो मैंने बोला कोई एनर्जी इसके कान में गई, ये ड्रम पे गिरी, से बोला राक्षस बोला। अरे हाँ ना बोल यार, है ना? लाइट आई, ये भी एक एनर्जी आपकी इस पे गिरी, आपकी आंखों पे गिरी, आपको लगा कोई तो ऑब्जेक्ट है। दैट इज व्हाट हैपेंस। पर इन एनर्जी में भी अलग अलग बात है। इन एनर्जी में भी वैक्यूम कर दें, मतलब वैक्यूम हो, बिल्कुल कोई मीडियम ना हो, तो एक एनर्जी तो समझ में आती है, दूसरी एनर्जी समझ। अगर वैक्यूम कर दूंगा तो आपको कुछ भी सुनाई, मतलब एक एनर्जी ऐसी जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए और एक एनर्जी ऐसी जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। हम जानते हैं हमारे बेसिक चर्चा में कि ये लाइट है जिसको मीडियम, और हम जानते हैं कि साउंड वो है जिसको मीडियम। ये एनर्जी लाने का काम कौन करता है? एनर्जी लाने का, यहां से चली एनर्जी आपके यहां पहुंची, मैंने बोला एनर्जी चली, ये लाने का काम कौन करता है? वेव। कौन? वेव एक बहुत बेसिक चैप्टर जो 11वीं का है। मैं वेव पे अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, पर ये सब असलियत में फिजिक्स है पूरी कलेक्टेड ही। वेव, साउंड वेव, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब वास्तविकता में एक ही चैप्टर है। जब आप फिजिक्स के एंड में पहुंचोगे तो आपको कनेक्टेड होते हुए बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और वाह यार, सारे चैप्टर एक ही तो है। वो तो आपको पढ़ाने के लिए उसको 30 भागों में तोड़ दिया गया, पर फिजिक्स एक ही है भाई, अलग नहीं है वो। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज। खैर, तो वेव एक ऐसी चीज है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी लाता है। क्या लाता है? बोलो क्लियर है एकदम। वेव हमने एक चीज बोली जिसको हम बोलते हैं कि वो एनर्जी लाता है, जिसको हम वेव ने, अगर आप नॉर्मल कोर्स में हमने बात करी, वेव चैप्टर पे अपन नहीं जा रहे, पर क्या आपने वेव ऐसे सुनी? अपने कोर्स में वेव होती है सिंपल हार्मोनिक वेव। कौन सी? उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे। अभी हम इतना समझे कि वेव एक चीज है जो क्या लाता है? क्या लाता है? एनर्जी की वजह से हमें दिखाई देता है, एनर्जी की वजह से हम सुनाई देता है, एनर्जी की वजह से हमें गर्माहट महसूस होती है। अगर आप तवे के ऊपर, सुनाई देना दिखाई देना हो गया, कई चीज दिखती नहीं फिर भी गर्मी महसूस होती है, तवे के ऊपर हाथ रख लो, चिपकाओ मत, ऊपर रखो थोड़ा सा। गर्म तवा देखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ रखो, गर्माहट महसूस होती है। तो गर्माहट दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है। क्या होती है? कई लोगों को दिखाई दे रही थी। मैं पढ़ा उसी को पाऊंगा जिसके पास कॉमन सेंस हो। तो गर्माहट वो भी एनर्जी है, वो भी पार्ट ऑफ एनर्जी। वो ऐसी एनर्जी जो हमें दिखाई, उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। खैर, तो वेव एक चीज है जो एनर्जी लाता है। क्या लाता है? वेव हम उसे बोलते हैं जो एनर्जी लाता है। फिर कह रहा हूं फील वाली और बेसिक चर्चा कर रहा हूं आज, बहुत बेसिक सी, ताकि वो सब्जेक्ट कनेक्ट हो। तो एनर्जी लाने वाला, एनर्जी लाने वाला वेव। अच्छा, वेव में अपन कुछ बात बेसिक सी समझे।
वेव का एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, V = F लैम्डा, सुना है क्या? मैं उसको फिर से बेसिक एक बार समझाता हूं। मान लो मैं यहां से लेकर यहां तक रस्सी बांध दूं, जो आप सब लोग जानते हो, मैं यहां से लेकर यहां तक रस्सी बांध दूं और उसको ऐसे चलाऊं, मैं ऐसे करूं, मैं क्या हूं? सोर्स। मैं क्या हूं? क्या रस्सी का मामला वाला पार्टिकल हिलता है? क्या मेरी एनर्जी वहां तक पहुंची? पहुंची नहीं पहुंची? क्या वो ऐसे ऐसे करते हुए पहुंचती? पहुंचती कि नहीं पहुंचती यार? वहां से लेकर यहां तक रस्सी बांधू और ऐसे ऐसे करूं तो ये एनर्जी वहां से वहां तक जा रही है। तो अगर थोड़ी सी ऑब्जर्व करे, वे जब हम पढ़ाते हैं तो रस्सी भी लेके आते हैं, यहां से लेकर रस्सी एक पतली लो, टाइट लो, और उसे और एक मोटी सी रस्सी लो, ढीली लो, कैसी लो, और उसको हिलाओ, किसमें जल्दी पहुंचेगी वहां? क्या टाइट? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, टाइट वाले में ढीली वाली? यानी कि क्या कोई रस्सी ऐसी है जिसमें एनर्जी जल्दी जा रही है और कोई ऐसी है जिसमें एनर्जी धीरे जा रही है? पर असलियत में वो पार्टिकल हिला क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कौन ट्रेवल करा? पार्टिकल की एनर्जी। पार्टिकल थोड़ी ट्रेवल करा। जो मेरे हाथ में पार्टिकल था वो तो वही है, मेरे हाथ में जो पार्टिकल था वो तो यहां से वहां तक क्या ट्रेवल करा? एनर्जी ट्रेवल्ड। व्हाट ट्रेवल्ड? एनर्जी ट्रेवल करी भाई साहब, 110%। अच्छा भाई, एनर्जी ट्रेवल करी, यानी कि वास्तविकता में जब वेव चलती है तो क्या एक v होता है जो स्पीड ऑफ वेव है। क्या है? मैं जानता हूं आप ये बेसिक शायद जानते हो, बट फिर भी थोड़ी फील कर लेते हैं, है ना? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव से क्या समझता है? कौन दौड़ता है? पार्टिकल एनर्जी। हाँ, तो स्पीड ऑफ वेव क्या है? एनर्जी के दौड़ने की स्पीड। एनर्जी के दौड़ने की स्पीड। ओ हो, ये बात समझ आई। पार्टिकल दौड़ रहा है कि एनर्जी? जब मैंने बोला कि वेव इज ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कौन दौड़ रहा है 10 से? एनर्जी। कौन दौड़ रहा है? हाँ भाई साहब, ये बात अपने को समझ में आई सर, एनर्जी दौड़ रही है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा भाई, ये बात क्लैरिटी है। अब एनर्जी दौड़ रही है। अब एक और चीज में जो बताई गई उसे बोलते हैं ऐसे। मान लीजिए कि मैंने रस्सी बांधी। अच्छा, ये वेव एनर्जी पे आप जानते हो, आपने खुद ने भी सुना होगा, आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि ट्रेन आने वाली हो तो पटरी पे कान लगाओ। कभी नहीं सुना ऐसा? क्यों ऐसा करते हैं? क्या साउंड उसमें शायद जल्दी ट्रेवल कर लेती है यार? हाँ ना बोल। अगर कभी 9, 10 या 11, 12 पढ़ी हो तो सुना होगा कि क्या साउंड की स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पे। क्या यही रस्सी में भी हुआ था? टाइट रस्सी हो, मोटी रस्सी हो, पतली रस्सी हो, क्या स्पीड अलग अलग होगी? तो क्या ये स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम? ये स्पीड डिपेंड्स ऑन, ये बात अपने को समझ आती है। ठीक है, अलग अलग है। अब वो अलग अलग फॉर्मूले है भाई साहब, कहीं अंडर रूट गामा बाई रो आएगा, कहीं वो कुछ अलग आएगा, बल मॉडुलस के साथ आएगा, कहीं अगर अपन गैसेस में बात करेंगे तो अंडर रूट गामा आर टी बाई एम आएगा, बल मॉडुलस की बात करेंगे अंडर रूट बी बाई रो, अंडर रूट वाई बाई रो, अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। उस पर वो चैप्टर्स में चर्चा करेंगे, अभी बेसिक बात समझते हैं। ठीक भाई साहब, अब मान लीजिए मैंने यहां से कर यहां तक रस्सी बांधी, मैंने ऐसे, मान लो मेरा हाथ एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? मैंने इसलिए पर्टिकुलर केस लिया क्योंकि एसएचएम ही हमारे कोर्स में रहता है जनरली। तो अगर ऐसे, क्या मेरे हाथ को हिलाने का एक टाइम पीरियड है? मान लो मेरा पूरा ऐसे करके जब मैं पूरा एक चक्कर करता हूं तो एक लूप बना, दो, एक ऊपर वाला और एक नहीं आया। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करते, ऊपर फिर नीचे, तो ये पूरा बना। एक लूप की दो लूप? दो लूप। बहुत बढ़िया सर। मान लो कि मेरे को टाइम लगा, मेरे को ऐसे 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 करने में मान लो मुझे टाइम लगा 0.2 सेकंड। कितना? 0.2 सेकंड। पक्की बात? तो मुझे 1 सेकंड में कितने चक्कर करें? सब लोग बोलेंगे। मान लो मुझे पूरा एक चक्कर ऐसे करने में 0.2 सेकंड लगा, तो एक सेकंड में 1 सेकंड में ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। 10 0.2 सेकंड अगर लगे एक चक्कर में, तो 1 सेकंड में कितना? सोच लो। अरे यार हाँ ना बोल। 0.2 कितने हुए? 5 बार। 1 सेकंड में 5 चक्कर लगे। बोलो क्लियर? ये 5 क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। क्या चीज? क्या चीज? तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 1/t। t इज व्हाट? t इज व्हाट? क्या सब लोगों ने पढ़ा हुआ है? बस मैं फील करा रहा हूं आपको ताकि आपको सब्जेक्ट कनेक्टेड लगे और रिवीजन कर रहे हो। तो ये कहलाता है टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। बहुत बढ़िया साहब। तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1/t। फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। अपन तो 1/सेकंड समझ लें अभी। क्या समझ लें? 1/सेकंड। अपने तो 1/सेकंड ऐसे समझ लो, फिर भी अपन हर्ट्ज से अपन इसे डिनोट कर लेते हैं। मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। कितनी है? तो बन सकता हूं, समझ गए? 5 चक्कर 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज मतलब
हमारे घरों में सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? बोलो क्लियर है एकदम? इतनी साइकिल अपन कंप्लीट करते हैं एक बार में, इतनी साइकिल अपन कंप्लीट करते हैं एक सेकंड। तो ऑल्टरनेटिंग करंट उस पर बात करेंगे जब उस पर चलेंगे, अभी नहीं। खैर, तो ये अपन फ्रीक्वेंसी समझ गए। क्या अपन टर्मिनोलॉजी टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी समझ गए? सोच के देख, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करा? अगर तू रस्सी के एग्जांपल से समझे, सोर्स पे। किस पे? जब मैं रस्सी को पकड़ के हिला रहा हूं तो मैं क्या हूं? क्या हूं? तो सोर्स पे डिपेंड करा कि नहीं कराया? तो ओरिजिनली फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट? सोर्स। बट क्या स्पीड डिपेंड्स ऑन मीडियम? स्पीड डिपेंड्स ऑन रस्सी। समझो, तुम्हें थोड़ी थोड़ी फील आ जाएगी। बोलो क्लियर है? यहाँ पे टाइट रस्सी लो और यहाँ पे ढीली रस्सी लो, मेरे दोनों हाथ सेम फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, पर इसमें टाइट रस्सी में जल्दी एनर्जी जाएगी और इसमें एनर्जी। बोलो क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, अब एक बात और समझो। एक और चीज जो आपने इसमें सुनी होगी जनरली जो अपन पढ़ते हैं, वो होता है लेम्डा। लेम्डा इज व्हाट? वेव की एनर्जी ट्रांसफर बहुत बेसिक चीज है, इसलिए अपने को क्लैरिटी होनी फील के साथ, कोई गड़बड़ नहीं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। नहीं सवाल नहीं कर पाओगे, गारंटी लिख के बोल रहा हूं। फिजिक्स में अनंत सवाल हैं। आप सोचो कि मैं एग्जाम में क्या सवाल रिपीट होंगे? क्या कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे? याद रखना, फिजिक्स के लिए क्या रिपीट होंगे? सवाल की कॉन्सेप्ट। इसे पकड़ कॉन्सेप्ट पे होनी चाहिए, सवालों की कोई कमी। अनंत सवाल है भाई साहब, अनंत। सारे आप भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर रहा, तुम कहां से कर लो। पर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि तू कोई भी सवाल लाएगा तो मैं तेरे को करके बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट इज व्हाट। अभी नहीं होगा साला, 2 घंटे में होगा, पर होगा जरूर सवाल। ऐसा नहीं हो सकता कि साला नहीं हो। गॉट माय पॉइंट? इसलिए फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट विल रिपीट, क्वेश्चन विल नॉट। जेई मेन में भी रिपीट नहीं हो रहे सवाल, तो जे एडवांस तो दूर की बात है। इसलिए आप तभी अच्छी फिजिक्स सीख पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी कि यार ये चीज होती है जिसे हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? लेम्डा। सुना है क्या? लेम्डा क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए रस्सी ऐसे पकड़ी, एक चक्कर पूरा हुआ। एक चक्कर जब आप कंप्लीट करते हो एक टाइम पीरियड में, क्या एनर्जी कुछ आगे सरक जाती है? जितनी वो सरक गई, क्या उसके बाद ही रिपीटेशन चालू होगा? तो एक चक्कर में, यानी कि एक टाइम पीरियड में एनर्जी जितना आगे सरक जाती है उसे कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? फिर से सुनना। व्हाट इज वेव? फील वाली डेफिनेशन है, किताब ही नहीं। व्हाट इज वेवलेंथ? एनर्जी ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। घुसा के ऊपर से गया? पक्की बात? सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। अच्छा भाई, लेम्डा इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक टाइम पीरियड। टाइम है t, स्पीड है v। क्या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम? तो भाई साहब v इनटू t। क्या v इज बेसिकली लेम्डा बाई t? क्या 1/t इज फ्रीक्वेंसी? क्या v इक्वल्स टू f लेम्डा आपने फॉर्मूला सुना है? वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर वेव, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हमें इसकी तीनों चीजें समझ में आनी। मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा क्योंकि वेव नहीं पढ़ा रहा हूं, बट जाहिर सी बात है यार, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो वो वेव है, तो वेव का बेसिक ज्ञान अपने को होना कैसे पढ़ोगे? नहीं तो पढ़ ही नहीं सकते आप। क्या v इक्वल्स टू f लेम्डा बिल्कुल क्लियर है? v किसके दौड़ने की रफ्तार? एनर्जी के। किसके? आवाज नहीं, किसके? f क्या है? लेम्डा क्या है? क्या लेम्डा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। बेसिक बात यहां तक क्लियर है, बिल्कुल 110%। अब चलो, अब इसकी डिटेल में नहीं जाके वापस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक बात फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, v इक्वल्स टू f लेम्डा। और आगे चले, मैं तेज तो नहीं बढ़ा रहा? सबको समझ आ रहा है? कन्याओं, मैं बुरा तो नहीं लग रहा? पक्की बात? अच्छा लगा? मैं पसंद आया? हंसे क्यों साले तुम लोग? खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो v इक्वल्स टू f लेम्डा क्या आपने वो एकदम क्लियर है? क्लासेस में मस्ती मारेंगे, वापस ट्रैक पे आएंगे, पढ़ने की स्टाइल यही है। गॉट माय पॉइंट? क्लास बोझ नहीं लगी, मजा आएगा और टाइम भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल ढंग से एकदम। तो v इक्वल्स टू f लेम्डा, v इक्वल्स टू। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि यार जो वेव हम बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन दो तरीके से करे जा सकते हैं। कितने तरीके से? तो वेव के क्लासिफिकेशन दो तरीके से करे जा सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। वेव कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेव्स। वन इज द मैकेनिकल वेव एंड द सेकंड इज द नॉन मैकेनिकल वेव। फिर मैं कह रहा हूं ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा रहा, बेसिक चर्चा कर रहा हूं। मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। हमें ये बात समझ में आती है कि कुछ वेव ऐसी हैं, वेव एनर्जी लाती है, वेव में v इक्वल्स टू f लेम्डा होता है, v मीडियम पे डिपेंड करता है, f फ्रीक्वेंसी होती है, लेम्डा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड, बिल्कुल क्लियर।
वेव के दो हिस्से हम जानते हैं, जैसे कि अभी हमने समझा लाइट और साउंड। लाइट और किसको मीडियम की आवश्यकता है? साउंड। किसको नहीं है? तो लाइट कौन सी वेव है? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल? नॉन मैकेनिकल। ये वो वेव होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ये एनर्जी ट्रेवल करा लेती है बिना मीडियम के, नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव? जिस पर भी अपन चर्चा करेंगे क्योंकि उसी से अपने अंदर घुसना होगा। तो अपन जानते हैं नो मीडियम रिक्वायर्ड। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब जिनमें मीडियम की जरूरत, बोलो क्लियर है? जैसे अपन लाइट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, ये वो ठीक भाई साहब, बहुत सुंदर, बढ़िया बात समझ आई। ये वो वेव जिनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्ड। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अपने को यहां लेना चाहिए वो कौन सा है? साउंड। कौन है? साउंड को मीडियम की जरूरत है भाई साहब, इसके बिना काम चलने वाला। तो वेव के दो हिस्से हो गए, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। वेव को दो तरीके से और क्लासिफाई करा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल और, सुना है क्या? सुना है क्या? फिर से बेसिक बात करते हैं। वेव वो चीज है जो एनर्जी लाती है, उसमें एक फॉर्मूला है V = F लैम्डा। वेव को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, मैकेनिकल और मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की जरूरत है, नॉन मैकेनिकल वो जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वेव को फिर से दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है जिनके नाम पर पूरे पूरे चैप्टर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आप पूरी पढ़ोगे साउंड वेव के नाम से जब अपन वेव्स पढ़ेंगे, और ट्रांसवर्स वेव के नाम पे आप पूरा वेव मोशन पढ़ोगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, इनका बेसिक डिफरेंस क्या है पर वो अभी अपने को पढ़ लेना चाहिए। तो ट्रांसवर्स वेव्स, कौन सी वेव्स? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। ट्रांसवर्स वेव जो आपने पढ़ी, जो आपने अभी देखी और जिससे समझी, इसमें क्या होता है सब? ट्रांसवर्स वेव में वेव ऐसे चलती है, वेव ऐसे, वेव का मतलब कौन चल रहा है? करेक्ट। पर जो पार्टिकल है कौन है, या जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं? वो चल रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस, वो चल रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे परपेंडिकुलर। तो अगर इनमें 90 डिग्री तो कौन सा कहलाएगा? ट्रांसवर्स। क्या चीज? ट्रांसवर्स। बोलो क्लियर एकदम, ये ट्रांसवर्स कहलाएगा। चलो लॉन्गिट्यूडनल, मान लीजिए बताता हूं आपको। क्या साउंड में रफ्तार एनर्जी की ऐसे ही होती है? पर पार्टिकल कैसे नाचता है? ऐसे। अरे यार नहीं आया। ट्रांसवर्स में वेव ऐसे चलेगी पर पार्टिकल कैसे नाचेगा? बोलो क्लियर? और वेव आगे बढ़ती जाएगी। पर जो साउंड है उसमें पार्टिकल कैसे चलेगा? अबे यार तुम हंसोगे तो फिर मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा। भावनाओं को समझो, मतलब पहले बोल रहे अच्छा स्टेप है, सारा डांस में यूज नहीं। तो वेव ऐसे चल रही है और पार्टिकल, बोलो क्लियर है? सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल इज सेम। गॉट माय पॉइंट? एंड इज परपेंडिकुलर। बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करती क्योंकि हमने पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। गॉट माय पॉइंट? सो वेव इज क्लासिफाइड इनटू टू हिस्से, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। अभी जब मैं उतारने के लिए बोलूंगा तो आप अपने शब्दों में भी कुछ कुछ चीजें, जैसे लैम्डा की डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन। आज से 5 साल में एक छोटी सी बात होता हूँ, क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, खासतौर से 13 में मैं ऐसे बहुत करता हूँ। आज से 5 साल पहले, बल्कि 6 साल पहले इनफैक्ट, अब तो 6ठा साल है उस बात को, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा क्लास में। 2 बैचेस थे 13 की। मैंने उसमें एक ही चीज़ पढ़ाई, जैसे कंडक्टर्स पढ़ाते हैं आपको याद हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई, पहले समझाई और फिर मैंने लिखाई, जो मैं अमूमन करता था। दूसरे बैच में मैंने प्रॉपर्टीज समझाई और बोला खुद लिखो, और बोला दोनों बैचों में 2 महीने बाद मैंने बिना किसी को बताए प्रॉपर्टीज पूछी। जिस बैच में मैंने लिखाई थी उसके मैक्सिमम बच्चे को प्रॉपर्टी याद, पर जिसमें मैंने समझा के बच्चे को बोला था खुद अपनी लैंग्वेज में लिख, उस वाले बैचेस के मैक्सिमम बच्चे को प्रॉपर्टीज। इसलिए आई विल ट्राई कि मैं आपको एक्सप्लेन ढंग से करूं, आपके दिमाग में फिट हो जाए, पर आपको उसको लिखना अपने लैंग्वेज में। गॉट माय पॉइंट? ये मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे। हम नर्सरी एलकेजी या 5वीं 6ठी के बच्चे नहीं हैं। क्या हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? कोई जरूरत नहीं अंग्रेजी में लिख, तेरी इच्छा उर्दू में लिख, तेरी इच्छा हो तेरी भाषा में लिख, हिंदी में लिख, जो तेरे को अच्छा लगता हो, मुझे उससे कोई परेशानी। पर जो मैंने समझाया वो अपनी भाषा में लिखने में आपकी क्षमता होनी, अगर तो खुद की भाषा में लिख पाया तो तुझे यही याद हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? अगेन कम टू द ट्रैक। खैर, तो ये हम समझ गए, यहां तक की बात समझे, वेव समझे, उसकी क्लासिफिकेशन समझे, और आगे बढ़ते हैं। असलियत में जिस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, जिस चीज को, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? बोर्ड पर जगह कम है, पहले उतार लो सब, और जो मैंने समझा अपनी भाषा में लिख डालो, रफ्तार तेज, पागल हो जाओ एकदम। तो ठीक भाई साहब, यहां तक की बात अपने को समझ आई।
बेसिक चर्चा, बिल्कुल बेसिक सी बात समझ आई। वेव क्या करती है, वेव के क्या क्लासिफिकेशन है, दैट इज क्लियर। ये चर्चा कॉमन है, चाहे वेव पढ़ो, चाहे ऑप्टिक्स पढ़ो, चाहे कुछ भी फिजिक्स पढ़ो, सो इट्स अ कॉमन चर्चा। खैर, हम अपनी चर्चा को थोड़ा थोड़ा उधर की तरफ शिफ्ट करते हैं जिस चैप्टर की तरफ हमें जाना है। हमें बेसिकली बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। किसकी? सुना है क्या आपने? आपके चैप्टर भी है ये जेई मेन में, जेई एडवांस में तो ये चैप्टर नहीं है, आपने पर 12वीं में जरूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ी चर्चा करना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बात करें तो कैसी वेव है इन दोनों में, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल? नॉन मैकेनिकल है। अच्छा, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडल? करेक्ट। तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात वो असलियत में कैसी वेव है? नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। करेक्ट, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। तुम लोग इसे समझ सकते हो, देखते हैं कैसे। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एक बात समझ आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रियल हिस्ट्री तो तब पता पड़ती है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन पढ़ चुके होते हैं, मैग्नेटिज्म अपन पढ़ चुके होते हैं, पर अपन बेसिक बात जानते हैं। क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सुना है? सुना है कि नहीं सुना यार? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड असलियत में इसी वेव के दो हिस्से हैं जिनको हम अलग अलग कलर करके पढ़ते हैं। ये है एक ही हिस्सा, पर इनको पढ़ते ताकि हमें समझ में आए। जैसे आप मैकेनिक्स में भी ऐसा करोगे, आपने सुना हो जब कोई सरफेस किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। उसका जब नॉर्मल कंपाउंड ले लेते हैं तो उसे नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और जब पैरेलल ले लेते हैं तो उसे फ्रिक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के लिए अलग एक चैप्टर है और फ्रिक्शन के लिए एक, जबकि ये एक ही चीज के दो हिस्से हैं। बोलिए सॉल्व नो, ताकि हमें बात अच्छे से समझ। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो हिस्से, इलेक्ट्रिक फील्ड और, पर उनका बहुत मिक्सचर हमारे कोर्सेज में ही नहीं है। हम पहले उनको अलग अलग तो समझ में आए तो हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? जिसमें हमारा चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। फिर हम इस चैप्टर पे पहुंचेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, जिसको एक दो लेक्चर पढ़ा जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी जेई मेन में आती है, बहुत कोई खास नहीं। खैर, अभी बात समझते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो हिस्से होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी चीज है जो ऐसे ऐसे नाच रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी चीज है जो ऐसे ऐसे नाच रही है। और क्या वेव ऐसे ऐसे चल रही है? अरे हाँ ना बोलिए यार, सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें व्यापार नहीं करना चाहता। तो अपन ने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव है जो कि ट्रांसवर्स वेव है। उसके अगर अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे चल रही है तो अपन बोल सकते हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और वेव ऐसे चल रही है। गॉट माय पॉइंट? अगर अपन थोड़ा बहुत डायग्राम आपने बनाने की कोशिश करी हो तो बना सकते हो, हालांकि बहुत ज्यादा अपने को जरूरत। मान लीजिए अपन इसको ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्रकार, तो मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाया जाता है इस प्लेन में। सुना है क्या आपने? अरे यार हाँ ना बोल। वो ऐसे बनाया जाता है, ये परपेंडिकुलर दिखाई नहीं आया ऐसे समझ आ रहा है? 90 डिग्री पर। तो हमें खैर इससे मतलब उसमें हम ज्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती है और ये वेव ऐसे चलती है। अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि इस स्पीड, ये जो स्पीड है इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। ये जो आपने सुना होगा सी, सुना है क्या? इसे अपन बोलते हैं सी। सी, इस सी की वैल्यू सुनी है? सुनी है क्या? सुनी होगी 3 × 10⁸। सुना है क्या? वास्तविकता में वो वैल्यू होती है 1/√μ0 E0। ये भी हो सकता है सुना हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर होता है E0, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अरे यार हाँ ना बोल। μ0 की वैल्यू होती है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगेन मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ा जाएगा, ये अपना पढ़ा जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर है, और इसे बोलते हैं μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। 4.10⁻⁷ इसे 8.85 × 10⁻12। इन्हें को रखकर जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू लगभग कितनी आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस और नो? ये जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हो उसकी स्पीड है, उसकी क्या है? क्या है? किसमें? वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में। करेक्ट। हम लगभग एयर में भी यही मान लेते हैं, लगभग है ना, मीडियम में चेंज करेंगे उसको। खैर, तो हमें समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो नॉन मैकेनिकल है, जो एनर्जी कैरी करती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और वो ट्रैवल करती है इसी इक्वल टू 1/√μ0 E0, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से हमारे सन से जो रोशनी आ रही है वो वैक्यूम में चलकर इतनी देर आ रही है और बहुत रफ्तार में चल रही है, करीब 8.5 मिनट के आसपास वो अपनी धरती पर पहुंचने में समय
और हमारे को एनर्जी मिलती है। गॉट माय पॉइंट? अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं। अच्छा भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या आपने सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे हिस्से हैं? आवाज नहीं आई भाई साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक हिस्से है कि बहुत सारे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हमें गर्माहट महसूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हमें दिखाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारे फोन की बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से हम जो रिमोट दबाते हैं तो हमें टीवी का चैनल चेंज हो जाता है, पर वो रे हमें दिखाई कुछ दिखाई देती है, कुछ दिखाई। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत सारा हिस्सा है जो अलग अलग जगह यूज होते हैं। जो आपका माइक्रोवेव है उसमें आप अलग यूज लोगे, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए अलग यूज लोगे, इंफ्रारेड के लिए अलग लोगे, अल्ट्रावायलेट जो अपनी बीमारी को ठीक करता है उसके लिए आप अलग लोगे, गामा को रेडिएशन के लिए अलग लोगे जो कैंसर का इलाज करता है। ये सब एक ही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या भगवान ने इनको अलग अलग करा था? अलग अलग हमने करा, पर हमारे यूजेस के हिसाब से करा। गॉट माय पॉइंट? तो असलियत में आप जो पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वो सब इन्हीं का हिस्सा है, वो सब, और आधे से ज्यादा साइंस इसी पे बेस्ड है जो अपन पढ़ रहे हैं। क्या तो अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक चीज डिफाइन करी गई जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। डरो मत, मैं तुम्हें बेसिक ज्ञान ही दे रहा हूं अभी, ताकि तुम्हें चैप्टर्स धीरे धीरे समझ में आने लगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो आपने सुना है क्या? कोई बता सकता है सबसे पहले क्या रेडियो आता है? कौन सी वेव? रेडियो के बाद वेरी गुड, तो रेडियो वेव, फिर रेडियो में डालो माइक्रोवेव में, फिर कौन सी? करेक्ट, इंफ्रारेड, करेक्ट, बहुत बढ़िया। फिर विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, अगर आपने सुना हो तो ये अपना विजिबल रीजन है। और विजिबल रीजन में कौन से कलर आते हैं? इधर इधर रेड आएगा, वॉयलेट, रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट। याद रखें इंफ्रारेड के पास कौन आता है? रेड। तो ऐसे लिखो, अगर ऐसे लिखना चालू कर रहे हो तो ऐसे लिखो, विबग्योर। विबग्योर सब लोग जानते हैं। वॉयलेट रिवीजन हो रहा है, बोलो क्लियर है एकदम। उसके बाद बोलो अल्ट्रा वॉयलेट, कौन सा? उसके बाद बोलो करेक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद कॉस्मिक। खैर वहां तक जाने की कोई जरूरत, उसके उधर भी इलेक्ट्रॉन वेव्स आती है, बहुत सारी आती है, ठीक है, अपन अभी इसी को समझते हैं। अब रेडियो को यूज आप रेडियो में जानते हो, माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव वाली बहुत जगह आता है। इंफ्रारेड जनरली वो वाली चीजें हैं जो आप किसमें यूज करते हो? रिमोट्स में। किसमें? ये इधर वाला रीजन आपका है वापस, ये तीनों अलग अलग यूजेस हैं इनके, मेजरली मेडिकल साइंसेस में। अल्ट्रावायलेट यूवी रेस से देखते हैं कि आपकी स्किन में कौन सी डिजीज है। अरे हाँ ना बोले यार। एक्सरे तो आप लोगों ने कराया ही होगा। हाथ पांव टूटे नहीं टूटे? एक्सरे दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती नहीं है। ऐसे मशीन पे हाथ रखते हैं, हाथ टूट गया, खुपाच कुछ तो हुआ, फोटो आ गया। यस और नो? तो एक्सरे, अच्छा पता एक्सरे ताकत होती है कि विजिबल रीजन? ताकतवर, कॉमन सेंस से बोल। क्या वो हमारे फ्लैश में घुस जाती है? जबकि विजिबल रीजन हमारे फ्लैश में घुस, तो जैसे सीधा जाते हो क्या बढ़ती है? ताकत। क्या बढ़ती है? क्या बढ़ती है? करेक्ट। यानी कि जब आप यहां से यहां जाते हो तो क्या बढ़ती है? एनर्जी, ताकत, जिसे अपन बोलते हैं HF, जो अपन पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। बेसिक कनेक्ट कर रहा हूं इधर उधर बस। HF सुना है? H क्या है? F क्या है? क्या है? फ्रीक्वेंसी। सुना होगा आपने। क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो क्या एनर्जी ज्यादा? तो इधर से इधर जाते तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी लैम्डा, लैम्डा करेक्ट। स्पीड सेम है। कंफ्यूज मत होना। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या मैंने वैक्यूम में पढ़ रहा हूं? किसमें पढ़ रहा हूं? अगर ये सब वैक्यूम में तो उनका क्या सेम है? तो वही है। रेडियो तेज भाग, रेडियो वेव वैक्यूम में तेज भागेगी कि इंफ्रारेड? कंफ्यूज मत होना। यस और नो? दोनों सेम रफ्तार से भागेंगी। हाँ, उनका मीडियम अलग कर दोगे तो अलग बात है, वो एक। पर अगर दोनों वैक्यूम में भाग रही है तो उनकी रफ्तार में कोई अंतर नहीं। वो रहा 3×10⁸ मीटर पर। तो यहां से आए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी और वेवलेंथ घटी। अच्छा भाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलग अलग यूजेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे, उसका वो हिस्सा क्या इसमें हमें सब दिखाई देता है? कुछ कुछ ये दिखाई देती है, ये दिखाई देती है, ये दिखाई देती है। अब रेडियो आता है तो दिखाई थोड़ी देती है रे कि भाई साहब ये चैनल आ रहा है, देखो 94.3 आ रहा है, ये दिखाई थोड़ी देता है भाई साहब। FM सुना है कि नहीं सुना? अपन उसको कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। क्या चीज? खैर तब की बात, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। तो खैर, तो यहां से यहां तक मन चले। अच्छा भाई, यानी कि यार ये भी देखी नहीं मैंने, ये भी देखी नहीं, पर होती तो है।
ये भी होती तो है, पर क्या ये दिखाई देता है? तो भगवान ने जो इतनी एनर्जी दी है ना, उसका कुछ ही हिस्सा है जो हमें दिखाई। भगवान ने हमें सेंसर दिए हैं। क्या दिए? सेंसर। हमारी आंख एक सेंसर है। हमारी आंख एक। तूने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया बेटा। आज पहला दिन है इसलिए ऐसा करूंगा। तुम्हारे आराम के लिए ऐसे स्टील के स्टैंड लगवा दूंगा। तो इस जो भगवान ने हमें एनर्जी दी, भगवान ने जो हमें एनर्जी, उसका कुछ हिस्सा है जो हमें दिखाई, पर बहुत सारे हिस्से जो हमें दिखाई। अच्छा, भगवान ने में हमारी आंख एक सेंसर है जो इस रीजन को पकड़ लेता है। जो इस रीजन को पकड़ लेता है। हमारे स्किन जो है वो अलग सेंसर है। क्या उसमें गर्माहट महसूस होती है? गर्माहट महसूस वो तवे के ऊपर जो रखते हो आप। अरे यार हाँ ना बोल। बीच में इनमें हीट वेव्स भी आती हैं, अगर तुमने कभी ढंग से पढ़ा हो तो। अगर बहुत डिटेल में और पढ़ोगे तो इसमें कौन सी वेव आती है? हीट वेव। वो अलग, वो हमारी स्किन सेंसर है। वो भी मैन टू मैन वेरी कर जाता है, अलग टू अलग। इसकी रेडिएशन अलग हो सकती है, इसकी रेडिएशन एक्सरे हो सकता है कि उस हीट वेव से ज्यादा खतरनाक हो, पर हमें वो महसूस, क्योंकि हमारी स्किन उसे समझ ही नहीं पाती। वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर हो सकता है वो किसी बीमारी को अंदर जाके खत्म कर दे। क्या गामा रे की रेडिएशन से क्या कीमोथेरेपी दी जाती है? कैंसर का इलाज करा जाता है। क्या करा जाता है? तो अलग अलग चीजें हैं। तो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, तो उस कीमोथेरेपी का नुकसान भी होता है हमें। खैर वो एक अलग एस्पेक्ट। सो ये एंटायर फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पर अभी जिस हिस्से पे हमें चर्चा करनी है वो ये, इसे बोलते हैं विजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विजिबल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। एंड ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। अब समझ आया चैप्टर कहां चालू होगा? अरे यार हाँ ना बोल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? एंड ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। इसका हिस्सा तो समझ में आना चाहिए। वो चालू वेव से हुआ। कहां से हुआ? वेव जो एनर्जी लाती है उसके दो हिस्से, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, फिर उसके दो हिस्से ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल, उसका एक और हिस्सा जो मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल भी हो और ट्रांसवर्स भी हो, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। उसके भी बहुत बड़े हिस्से, उसमें से वो वाला हिस्सा जो हमें दिखाई उसे कहते हैं लाइट। एंड ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ। घुसा कि नहीं घुसा? क्या एकदम सीक्वेंस में घुसा है? यस और नो? उतार ले जो समझ आएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लाइट की डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है। Light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us, which is and optics is basically study of। ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। लिखो, जो समझ में आया वो ढंग से लिखो। Light is that part of electromagnetic, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लेना ऐसे। Light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us and optics is basically study of light। ठीक भाई। तो जो चैप्टर हमें चालू करना था उसका अभी कुछ हद तक पहुंचे हैं, उसकी शुरुआत की तरफ। आइए, रब कर दूं ये? चलिए, ऑप्टिक्स। तो हमें समझ में आ गया ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज। हमारे कोर्स में हमने ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, जिनके दो चैप्टर को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इनका बेसिक बाइफर्केशन मैं आपको ऐसे बता दूंगा अभी, बाकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक। अगर अपन बात करें तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मेजरली हम इसे दो हिस्सों में तोड़ देंगे। कौन कौन से हिस्से? इसे हम तोड़ देंगे दो हिस्सों में, रिफ्लेक्शन और, लंबा चैप्टर होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सुना है क्या? रिफ्लेक्शन में आपके दो हिस्से आएंगे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन में आपके फिर आएगा प्रिज्म आएगा, स्लैब आएगा, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन आएगा, लेंस आएगा। क्या आएगा? लेंस। ठीक है, ये एक अलग हिस्सा है और ये अगर अपन वेव ऑप्टिक्स में बात करें तो फिर से अपने को इसमें दिखेगा YDSE। क्या चीज? YDSE दिखेगा अपने को, डाइफ्रैक्शन दिखेगा अपने को। क्या दिखेगा? डाइफ्रैक्शन। और भी बहुत सारी चीजें, पोलराइजेशन वगैरह जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। मैं आपको भी अपन कोशिश करेंगे कि शुरुआती हिस्से में अपन इसको खत्म करें। इट्स अ वेरी
मतलब अगर ये मान के चले तो अगर अपन बात करें तो करीब करीब 20 से 18 से 20 लेक्चर ये ले लेता है शुरुआती में। अगर आखिरी में पढ़ाए तो 12 से 15 लेक्चर ही लेता है, 6 से 7 लेक्चर ये सब लेगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ, अगर शुरुआत में पढ़ाया जाए तो ये करीब 25 से 30 लेक्चर का मसाला है अकेले अपने आप में। खैर, तो अभी अपन इसके रिफ्लेक्शन के पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑप्टिक्स को जब दो हिस्सों में तोड़ा गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स, तो मैं ऐसे ही बता देता हूं कि क्यों उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया और क्या बेसिक डिफरेंस है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे अगर मान लो, ऐसा समझो कि मैं एक से बात समझाता हूं कि लाइट थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करती है। कब, कैसे, मैं आपको बताता हूं। मान लो कि एक कार्डबोर्ड है, क्या है? कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड है, उसमें एक छेद कर दो मोटा, और इधर से लाइट, उधर पूरा अंधेरा है, इधर से लाइट गिरा, तो उधर एक गोला नजर आएगा। जितना छेद है उतना गोला वहां पे रोशनी का नजर आएगा। अब इस छेद को छोटे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, क्या वो छेद भी छोटा होता है, वो ब्राइटनेस भी क्या छोटी होती जाएगी। जब इस छेद को बहुत छोटा कर लो, कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, कंपैरिजन टू मतलब समझिए वेवलेंथ ऑफ लाइट जो अपन बोलेंगे, जिस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्लियर है एकदम। अगर उसके बराबर का कर लें, अगर उसके, तो लाइट का एक छेद नहीं दिखता वहां पे उसमें मैक्सिमा मिनिमा दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ये हो सकता है आपने नॉर्मल कोर्स में नहीं देखा हो, बट इट्स एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स, क्योंकि आपने इतना छोटा छेद, कितने छोटे छेद की बात कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, या कितने छोटे डायमेंशन की बात कर रहा हूं। अगर अपन विजिबल रीजन की बात करें, किसकी? विजिबल रीजन की अगर अपन बात करें तो अपने को समझ में आता है कि विजिबल रीजन विबग्योर जब अपन लिखते हैं, इसकी अगर अपन वेवलेंथ की बात करें तो शायद आपने सुना हो, ये 3800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम समझते हो? 3600 में भी लिख देते हैं कई बार, अप्रोक्सीमेट, वैसे 4000 से 7000 भी बोल सकते हो तुम लोग। 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के आसपास। एंगस्ट्रॉम मतलब समझते हो? 10⁻⁻10। ये बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी, बहुत छोटी। इतना छोटा छेद करोगे तो वो दिखाई देगा जो मैं कह रहा हूं। तो लाइट नॉर्मल कोर्स में जितनी भी चीजों पे हम गिराते हैं, मान लीजिए आप 1 सेंटीमीटर का मिरर ले लीजिए, कितने का? 1 सेंटीमीटर का मिरर ले लीजिए। क्या 1 सेंटीमीटर इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, बहुत छोटा? बहुत। तो नॉर्मल फिनोमेना होगा जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। जो नॉर्मल लाइफ में देखते हैं वो सब कौन से चैप्टर में होगा? पर जो एक्सपेरिमेंटली करा जाता है, जो आपने अमूमन देखा नहीं है, वो सब किसमें पढ़ा जाता है? एक्चुअली लाइट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे when it encounters with the objects, obstacles, corners, those who have a dimension, comparable to wavelength of light। फिर से सुने, अगर लाइट को ऐसे छेद, ऐसे ऑब्स्टेकल, ऐसे कॉर्नर से पास करा जाए जिनके डायमेंशन इसके कंपेरेबल हो, इसके, तो लाइट डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, और लाइट के तब फिनोमिना को पढ़ा जाता है वेव ऑप्टिक्स में। किसमें? और जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम इतने छोटे डायमेंशन देखते हैं, 1 सेंटीमीटर का मिरर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का मिरर, तो लाइट एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, और उसे हम किसमें पढ़ते हैं? क्या एक बेसिक अंतर समझ आया? तो जो हमने अमूमन ज्यादा चीजें देखी होगी वो कौन से चैप्टर की होगी? तो हमारी इमेजिनेशन पावर यहां होगी। गॉट माय पॉइंट? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तब पढ़ी जाती है व्हेन लाइट एनकाउंटर्स objects or holes or etc whose dimension is very large as compared to wavelength of light। यहां क्या लिखोगे? क्या खुद लिख पाओगे? कब होगा ऐसा? when the dimensions are comparable to wavelength of light। So light behave in two different ways. When the obstacle or objects are comparable to wavelength of light, that study we will do in wave optics, and if it is larger and the dimensions are very large, then different way जो हम normal course में देखते हैं उसे हम पढ़ते हैं geometrical optics। किसमें? ऑप्टिक्स कहां से पहुंचे बोलो? क्लियर है? क्या ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर बोलो क्लियर है? उतार लीजिए अपनी भाषा में, समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स के हमने 2 हिस्से करे, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या करता है? क्रिस्टल क्लियर है। व्यू ऑप्टिक्स क्या करता है? बिल्कुल क्रिस्टल। हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है?
तो हेडिंग डालें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, हेडिंग डालें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो भाई यहां तक की कहानी में समझ में आया कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी है तो लाइट ही, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें ये बात समझ में आता है कि क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हमें कैसे दिखाई देता है, इसमें मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। पहली बात, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये कलर मुस्कान आंटी का जो पेन है चवन्नी का, उसका ये कलर ऑरेंज है। क्या है? ऑरेंज ही है ना ये। हाँ, ऑरेंज कलर है। आपको दिखाई दे रहा है? क्यों? क्या इस पे व्हाइट लाइट गिरी? जानते हैं आप लोग। इसमें से कौन सा रिफ्लेक्ट हुआ? कौन सा रिफ्लेक्ट हुआ? आपकी आंखों पे गिरा और आपको ऑरेंज कलर। हमारा दिमाग हर एक चीज का अलग अलग सेंसेशन देता है। हमारा दिमाग हर एक चीज का अलग अलग सेंसेशन देता है, हर वेवलेंथ। अच्छा, कईयों का नहीं देता, जो नहीं देता वो हमें दिखाई है ना, पर हमारे हर वेवलेंथ के लिए एक अलग सेंसेशन है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में, है ना। हमारे को ऑरेंज दिखाई दे रहा है, ठीक भाई, ऐसे दिखाई देता है, बिल्कुल क्लैरिटी है। तो आपने बोला रिफ्लेक्शन से दिखाई दे, बेसिकली छोड़ता तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, छोड़ता तो ये। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम पर जब कोई भी चीज वो छोड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो असलियत में कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, उससे वेव ऐसे निकल रही होती है और शायद वो हमारी आंखों में, अच्छा ऐसी एक वेव होती है, बहुत सारी, अनंत अनंत। अब बार बार इतनी सारी वेव बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो ऐसी चीज को हम रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं रे। ये है यही, पर बार बार नॉनसेंस बात है, इसलिए हम इसे किससे बनाते हैं? ये हमारा इसका एक ज्योमेट्रिकल तरीका है। वेव ऐसे नहीं जा रही, पर ये वेव का एरो दिखा रहा है कि इसकी स्पीड ऑफ एनर्जी इधर है। क्या वेव इधर ट्रेवल कर रही है? पर वेव ऐसे की ऐसे ऐसे, पर हम इसको ऐसे रिप्लेस कराते हैं अपने पढ़ने के लिए, और इसे हम क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, तो वास्तविकता में हम उसको ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, वो एक रे छोड़ रहा है, दो की अनंत, तो हम उसे ऐसे दिखा सकते हैं और ऐसे ऐसे निकल रहा है। गॉट माय पॉइंट? और अगर इसके बीच में आपकी आंखें आ गई तो क्या आपको ऑब्जेक्ट यहां नजर आएगा? तो आपको ऑब्जेक्ट यहां नजर, यहां से रे आ रही है, हमारी आंखों पे गिरी, हमारी आंखों पे गिरी तो हमें ऑब्जेक्ट नजर, क्योंकि हमारे दिमाग ने बोला अरे रामलाल यहां रखा है। गॉट माय पॉइंट? दैट इज हाउ वी सी टू इट। अब इससे रे कैसे निकली, उसके एक हिस्सा तो आपने ये पढ़ा कि भाई जो 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 रे निकली वो हमें दिखाई दी क्योंकि उस पर लाइट गिरी थी, क्योंकि उस पर थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये हीट वगैरह में पढ़ाया जाता है, पर फिर भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दिखने के भी मेजरली दो कारण हैं। जैसे मान लो कि भाई साहब जो है, क्या नाम है तुम्हारा? मयंक भाई साहब जो है, ये मरून कलर की, मरून नहीं, कौन सा कलर है अपना, नहीं हुआ ना, रेड मान लेते हैं, तो रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है और उसने काम नहीं करा, मुझे गुस्सा आ गया। मैं से ना अमावस्या की रात, अमावस्या की रात वाले दिन क्या खास बात होती है? अंधेरा, मतलब मून नहीं दिखाई देता है ना। अमावस्या की रात है और मैं से काले घने जंगल में ले गया जहाँ पे एक बंद कमरा है जिसकी सारी दीवारें भी काली है, उसमें पर्दे भी काले, और मैं से वहाँ ले गया। क्या इसकी रेड टी शर्ट नजर आएगी? इसकी रेड टी शर्ट नजर क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? अबे जब लाइट गिरी नहीं तो रिफ्लेक्ट क्या होगी? कद्दू रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें दिखाई। मैं फिर वापस आया और मैं एक गोल्ड स्मिथ नहीं, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार के पास गया। क्या लोहा गर्म कर लेता है तो लाल हो जाता है? वो गर्म लोहे की रॉड मैं लेके वापस उस कमरे में गया। क्या वो गर्म लोहे की रॉड लाल दिखी? ये टी शर्ट तो नहीं दिख रही थी, वो भी लाल, ये भी लाल। क्या उसका कारण अलग था? उसका कारण क्या बात समझ में आई? दिखने के दो कारण है। क्या हम हमारे टेम्परेचर की वजह से भी कुछ छोड़ते हैं? कभी कभी ज्यादा गर्म होने से क्या वो रेडिएशन विजिबल रीजन में आ जाते हैं? ऐसा अमूमन होता नहीं है, पर तेरे सामने एग्जांपल है, बोल या छोड़ो। तो उस कमरे में इसकी रेड टी शर्ट दिखी कि वो रेड हॉट आयरन बार दिखी? उस बात से हमें समझ में आया कि दिखने के दो मेजरली कारण है। वन इज द रिफ्लेक्शन जो कि 99% केसेस में अपने को दिखाई देता है, एंड समटाइम्स वी सी द कलर बिकॉज ऑफ द रेडिएशन ऑफ द बॉडी, रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द, इसकी डिटेल चर्चा होगी हीट में,
कहां पे होगी? तो दिखने के दो मेजर कारण क्या समझ आए? वन इज द रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज द रेडिएशन। वन इज द रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज द, बोलो कि अपनी भाषा में लिखोगे क्योंकि मैं आपको 2 मिनट दूंगा अभी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहली बात आप ये लिखोगे, फिर लिखोगे दिखने के दो मुख्य कारण। पहला रिफ्लेक्शन, व्हाइट लाइट गिरेगी, वो कुछ क्या क्या लिखना है सुन लो पहले एकदम, अपनी भाषा में लिखोगे। इसके बाद लिखोगे लिखने के मतलब दिखने के दो मुख्य कारण। पहला कारण जो 95% काम हम दिखाई देगा ऑप्टिक्स में, वो सब होगा कि व्हाइट लाइट जब गिरती है तो उसमें से वो कुछ कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। जो छोड़ देता है वही हमारी आंखों को दिखाई। दूसरा कारण क्या, कभी कभी बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो छोड़ती है, क्या वो विजिबल रीजन में हो सकते हैं? जैसे कि रेड हॉट आयरन बार, जैसे कि क्या बात समझ आई? अपनी लैंग्वेज में लिख डालो फटाफट, रफ्तार तेज लिख डालो अपनी भाषा में, शर्माना नहीं है बिल्कुल। हो गया क्या? एक डिस्कवरी चैनल का एक सिंपल सवाल है, डिस्कवरी चैनल का आता है, अगर आता हो और देखा हुआ हो तो मुंह बंद रखना। गॉट माय पॉइंट? है ना? आंसर बोलना नहीं जब तक मैं नहीं बोलूं, जब तक मैं नहीं बोलूं आपको आंसर बोलना नहीं, आपको आंसर नहीं बोलना, सिंपली सुनना। बिल्कुल डिस्कवरी चैनल पे बहुत नॉर्मल कोर्स में पूछा जाता है, वही कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए भाई देखते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। आपके पास 2 बलून हैं। क्या है? दो बलून, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। बोलो क्लियर? मुझे लगता है कई लोगों को आता है, जो आता है मुंह बंद रखे, है ना, बाकी को करने दे नॉर्मल कोर्स में। ये मुंडी सवाल है। मुंडी सवाल का मतलब समझते हैं आप लोग? मुंडी सवाल का मतलब है कि आपको आंसर नहीं देना है, जब मैं बोलूंगा तो हेड डाउन कर लेना है, और ABCD आंसर जब मैं बोलूँ अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, तो हेड डाउन करे हुए अपना हाथ ऊपर खड़ा करना है। उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। मुंडी सवाल मैं पूरे सेशन में कई बार पूछूंगा, क्योंकि जब हम क्लास में सवाल पूछते हैं तो अगर मैक्सिमम बच्चे ए पे हाथ खड़े करते हैं तो बाकी सब भी ए पे हाथ खड़े कर लेते हैं। इसलिए हमें एग्जामिनेशन की फील आनी चाहिए, हम दूसरे के आंसर से इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए हेड डाउन करा के आपसे आंसर पूछे जाते हैं। गॉट माय पॉइंट? ताकि आपको पता ना हो कि पास वाला क्या आंसर, क्या एग्जामिनेशन में पता होता है क्या, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हंसने का विषय नहीं है वो मुंडी सवाल का मतलब। बोलो क्लियर है? सिंपल। खैर, तो मान लिया आपने सवाल नहीं जानते, तो अगर अपन समझे आंसर नहीं बोला, सुनना है। एक ब्लू कलर, एक रेड कलर। हमने एक लेजर लाइट ली। क्या लिए? लेजर लाइट। ठीक, लेजर लाइट थी रेड कलर की। कौन सी? रेड कलर की लेजर लाइट थी, और हमने उस लेजर लाइट को इस पे गिराया अंधेरे कमरे में, और इस पे भी गिराया अंधेरे कमरे में। दोनों रेड कलर की लेजर लाइट है। एक ब्लू कलर का बलून है और एक रेड कलर का बलून है। ऑप्शन ये दिए गए कि बोथ विल बर्स्ट साइमल्टेनियसली, बोथ विल बर्स्ट। आंसर नहीं देना है, कसम उड़ान छल्ले की, मन में रखना है, आंसर बोल मत देना, नहीं तो 50 रुपए ले लेने मैंने। बोथ विल बर्स्ट का मतलब समझते हो? फूटना। बोथ विल बर्स्ट साइमल्टेनियसली, ए ऑप्शन मन में बिल्कुल। बी ऑप्शन, ब्लू विल बर्स्ट फर्स्ट। सी, रेड विल बर्स्ट फर्स्ट। डी, नथिंग कैन बी सेड या नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बिल्कुल बेसिक डिस्कवरी से सवाल। अपना अपना ऑप्शन सोच ले सब लोग, 30 सेकंड बाद मुंडी नीचे कर लेनी है। अपना अपना ऑप्शन सोच लें सब लोग। सवाल सबको क्लियर है? मन में बोल रहे नहीं तो साले जबान खींच के गर्दन पे लपेट देनी। डन? पक्की बात। चलो मुंडी नीचे, हेड डाउन करो फटाक से, दिखना नहीं चाहिए आसपास का आंसर। मुंडी नीचे कर, पैसे लग जाएंगे नहीं तो। चलो हाँ, अनीता, अनीता, अनीता मतलब ए। जिन जिनको भी ए आंसर रखते हैं हाथ खड़े कर लें। अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। चलो ऊपर हो जाओ सब लोग। सभी ऑप्शंस के प्रति आपका लगभग बराबर प्रेम। भेदभाव में बिलीव नहीं करते ना तुम लोग, है ना? कोई भी ऑप्शन बुरा मान जाए, अपने को तो सभी पसंद है, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, क्या कहते हैं, है कि नहीं? सिंपल लॉजिक है, कोई खास बात नहीं। सुने ध्यान से, हालांकि काफी लोगों ने सही भी आंसर दिया है, सुना हुआ होगा सवाल। ये रेड कलर है,
इसका कलर क्या है, बेसिक नेचर क्या है इस बलून की, ब्लू। ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है, कौन सा छोड़ता है? ये ब्लू छोड़ता है और बाकी सारे कलर। तो इस पर रेड गिरा है तो रेड को क्या करेगा, और ये रेड को क्या करेगा? कौन अपने अंदर एनर्जी ले लेगा? तो कौन फूटेगा? खत्म। अरे यार, तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? भाई जो अपने अंदर एनर्जी ले लेगा वही तो फूटेगा। कौन फूटेगा? क्यों फूटेगा? क्योंकि रेड, उसकी नेचर है रेड कलर को एब्जॉर्ब, क्योंकि ब्लू को तो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब कलर को। गॉट माय पॉइंट? तो इस सवाल का आंसर है कि ब्लू कलर विल बर्स्ट। काफी लोगों ने सही दिया था, वैसे ऐसी बात नहीं। कितने लोगों का सही था? हाँ, कई लोगों के हाथ बढ़ भी गए। अब ऐसा पहले दिन ही झूठ बोलना चालू कर लिया। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? तो जो दिखने वाली चर्चा करी थी ना, उस पर मैंने एक सिंपल सी आपको चर्चा बता दी। तो दिखने के दो हिस्से, अपने को ये बात समझ में आई। और आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, हमें क्यों ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ये भी हमें समझ में आ गया, दिखने के दो कारण भी हमें समझ में आ गए। एक छोटा सा सवाल भी हमने कर लिया, इसका रीजन चाहो तो लिख लो। लिखना है क्या रीजन? चाहो तो लिख लो, जो तुम्हें लिखना अपनी भाषा में, कि भैया ब्लू वाला कलर रेड एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए वो पहले फट जाएगा, है ना। और देखिए, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने। खुश मत हो बेटा, शादी के बाद तू भी ऐसे ही गाने गाएगा। भाई देखो, यहां तक की बात समझ में आई। हम बेसिक चर्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कर रहे हैं, या जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कर रहे हैं, वो सिंपल सी बात। हम एक चीज जानते हैं जिसकी सरफेस बाउंड्री होती है। क्या होती है? सरफेस बाउंड्री मान लेते हैं, इधर एक मीडियम है और इधर एक मीडियम है। ये N1 मीडियम है और ये, चलो तुम्हें यही ये बात समझाता हूँ। N1 मीडियम और N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इन वन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है क्या? क्या मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हालांकि अपने को रिफ्रैक्शन में पढ़नी है। किस में पढ़नी है? फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सुन लो। हालांकि यहाँ नहीं भी पढ़ा तो चल जाएगा, पर समझे फिर भी थोड़ा सा। मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारी ऑप्टिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हालांकि रिफ्लेक्शन में काम में नहीं आएगी, फिर भी अपन समझ लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे आप N बोलते हो, मीडियम की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? मीडियम। तो थोड़ी सी अलग टाइप की चर्चा है, सुन ले एकदम। मीडियम की प्रॉपर्टी रटना ही है जो मैं बोल रहा हूं। सुने पहले अच्छे से, बोल दो, यहीं पे समझ में आ जाएगी। यार आवाज नहीं आई यार, है ना? तो सुने। तो N जो अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मीडियम होता है। फिर उस पर वापस आते हैं, थोड़ा सा अलग सेगमेंट याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है। असलियत में हम जानते हैं कि C जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो होती है अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। सुना है क्या? अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। ठीक। अब तू जानता है कि इस अगर स्पीड को, ये है वैक्यूम में, किसमें? तू जानता है कि अगर मैं इसे किसी दूसरे मीडियम में डालूं तो रफ्तार यही रहती है, चेंज हो जाती है। असलियत में उसका एक फैक्टर ई नॉट का भी चेंज होता है और एक फैक्टर, अगर कभी आपने सुना हो तो सी मीडियम लिखा जाता है 1/रूट म्यू नॉट म्यू आर और ई नॉट ई आर। ये म्यू आर कहलाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव ऑफ द मीडियम। ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अरे यार हाँ बोल। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी होती है? इसलिए कह रहा हूं, याद होना चाहिए। फिर से सुनिए, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी। डरा दिया मैंने। ये है रिलेटिव परमिटिविटी। जब इसको ऐसे लिखा जाता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C बाई 1/रूट म्यू नॉट ई नॉट अलग नहीं, C बाई रूट म्यू आर ई आर। क्या मीडियम में रफ्तार, मीडियम में क्या यहां से लेकर यहां तक जब मीडियम में रफ्तार लिखने तो क्या एक रूट म्यू आर ई आर की वैल्यू से डिवाइड हो जाता है? म्यू आर ई आर क्या मीडियम की प्रॉपर्टी है? इस रूट म्यू आर ई आर के मल्टीप्लीकेशन को ही N कहते हैं। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई साहब, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव। इसे कहते हैं N इज रूट म्यू आर ई आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए आपको सिखाया जाता है कि किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि उस मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट N के फैक्टर से डिवाइड हो जाती है। जब भी कोई बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2,
तो समझ जाओ भाई साहब रफ्तार आधी हो गई। रफ्तार ये फीलिंग आनी चाहिए। बोलो क्लियर है एकदम? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम में जो रफ्तार होती है वो लिखी जाती है C/N, और N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसे क्या लिखते हैं? रूट, जो यहां से आया है। और ये बातें अपने को याद होनी चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अपन बोल सकते हैं कि C1 मीडियम में रफ्तार होगी C/N1, 2 मीडियम में होगी C/N2। क्या इनको V1 V2 भी बोल सकते हैं? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हैं? V1/V2 इज इक्वल टू N2/N1। क्या लिख सकते हैं? V1 क्या है? किसकी स्पीड? लाइट की। क्या 1 मीडियम में? V2 किसकी स्पीड? लाइट। 2 मीडियम में क्या N2/N1? N2/N1। यस, मैं जानता हूं आप ये जानते हो, पर बेसिक सी बात क्लियर होनी चाहिए। ये ऐसी चर्चा है जो अपने को 100% याद होनी चाहिए। चाहे रिफ्लेक्शन पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी चैप्टर पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, आना चाहिए। इसलिए इसे उतार लो, इसलिए इसे उतार लो, और मैं टर्मिनोलॉजी भी लिख देता हूं कौन कौन सी क्या है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। म्यू नॉट एस permeability of free space, mu r is relative permeability of medium। हाँ भाई, मान लीजिए कि एक लाइट रे एक सरफेस बाउंड्री पे गिरी। मान लीजिए एक लाइट रे सरफेस बाउंड्री पे गिरी, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। हमने मान लिया कि इसमें रफ्तार v1 थी, फ्रीक्वेंसी f1 थी, और वेवलेंथ λ1 थी। जब कोई लाइट रे किसी सरफेस बाउंड्री पर गिरती है तो वापस उधर ही जाती है या अंदर आती है? दोनों होता है हमेशा। ध्यान समझना इसको, देखो तुम्हें समझ में आएगा। हमेशा ऐसा होता है, कभी कभी वो महसूस होता है, कभी कभी वो महसूस नहीं होता। ध्यान से देखो, इस कांच में एक सुंदर सा आदमी नजर आ रहा होगा कुछ लोगों को। देखो देखो, आ रहा है सुंदर सा आदमी? देखो आ रहा है ना? अरे यार, और बाहर वाले को भी मैं नजर आ रहा हूं। तुम्हें इस कान में नजर आया क्योंकि मेरे से निकली, टकराई, तुम्हारी आंखों पे गिरी। पर उधर वाले को नजर आ रहा हूं कि ऐसे गई, उधर चली गई, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन हुआ और तुम्हारे लिए ऐसा हमेशा होता है। ऐसा हाँ, कभी कभी हमें महसूस, जैसे अपने घर का मिरर है, उसमें इतना कम रिफ्रैक्शन हो रहा है कि हमें एहसास नहीं होता, पर होता वहां भी है। उसमें समझ लो 99% रिफ्लेक्ट हो गया। जब 99% रिफ्लेक्ट हो गया तो फिर हमें उसका एहसास, पर होता दोनों। तो जब भी लाइट रे किसी पे गिरती है तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो जो वापस उसी मीडियम में आ जाता है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? और एक वो हिस्सा जो अंदर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। यही हमारे दो जो है सिद्धांत है ऑप्टिक्स के। किसके? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पहले हम क्या पढ़ेंगे? If the light reflects back into the same medium, then the phenomenon is known as reflection. And if the light goes into the another medium, then the phenomenon is known as reflection. ये पूरा एक अलग हिस्सा है और ये पूरा एक और बात जो अपने को समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, वो अपन समझे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब मीडियम सेम रहा तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ा? स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्रीक्वेंसी पे? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। तो यही था सोर्स, तो ना तो अच्छा मीडियम सेम है तो स्पीड में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे हाँ ना बोलिया। और फ्रीक्वेंसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वेवलेंथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ जो वेव टकरा कर आई, इसकी v1 f1 λ1 में कोई चेंज। जो लाइट इधर गई, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ा?
फ्रीक्वेंसी में फर्क क्यों नहीं पड़ा? हाँ। क्या स्पीड पे फर्क पड़ा? हाँ, N1 N2 अलग अलग, N1 N2 मान लेते हैं कि ये थी V2, ये था F2, ये था λ2। क्या F2 बराबर F1? F2 बराबर ओहो, क्या V इक्वल टू F लैम्डा होता है? V इक्वल टू क्या होता है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या मैं F2 को लिख V बराबर, ये फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो? क्या F को लिखा जा सकता है V1 बाई F2 को लिखा जा सकता है V2 बाई λ2। क्या लिखा जा सकता है? क्या F1 को लिखा जा सकता है V1 बाई λ1? नहीं आया। तो क्या लिखा जा सकता है? V2 बाई V1 इक्वल्स टू क्या λ2 बाई, और क्या दैट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, सॉरी N1 बाई N2। अरे तुम्हें नहीं आया। V2 बाई V1 इक्वल्स टू λ2 बाई इक्वल्स टू N1 बाई N2। ये काम की बात है, समझ में आनी। अगर इस मीडियम में V1 पता है, λ1 पता है, और इसमें V2 पता है, तो क्या λ2 निकाल सकते हैं? या इस मीडियम में λ1 पता है, इसमें λ2 पता है, यहाँ N1 पता है, तो क्या N2 निकाल सकते हैं? क्या इस फॉर्मूले से बहुत सारे सवाल करे जा सकते हैं? ये बेसिक बात अपने को क्लियर होनी। तो जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो क्या सेम रहता है? क्या चेंज हो जाता है? स्पीड और वेवलेंथ। पर क्या चेंज नहीं होता है? मन मंदिर में बसा होना। क्या दो फिनोमिनन भी समझ आए हैं? डेफिनेशन लिखने की जरूरत है या क्लैरिटी है? हे भगवान, दो वरदान, खींच लो चोटी। लिख लिया सब लोगों ने? तो भाई साहब में समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, चेंज होता है वेवलेंथ और ये। तो हमें जो फिनोमेना ज़्यादा होता है हम उसे ही पढ़ते हैं। तो हमारी सबसे पहली जो हेडिंग है वो क्या है? असलियत में अब हेडिंग डली है जो अपन अगले टर्न से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर भी एक मेन हेडिंग आएगी फिर प्लेन मिरर। ठीक है, तो अगले टाइम मिलते हैं हम परसों, है ना? समझ आया? तेज तो नहीं लगा? धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे तो चल जाएगा। गुड। ऐसी मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आई? ऐसा कुछ था भी नहीं, बेसिक चर्चा है। चलिए, धन्यवाद।